नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने धारा 30 की बैठक को असंवैधानिक करार दिए जाने पर अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब 35 पार्षद को लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने कमिश्नर से बात की। बाद में कमिश्नर ने उन्हें बताया कि महापौर से बात हो गई है, वे 2-3 विषय और जोड़ना चाहते हैं, अतः बैठक 21 तारीख को होगी। इसके बावजूद यदि महापौर इससे दूर हो रहे हैं तो ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। विकास को लेकर सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। जो धारा 30 की जो बैठक आहूत की गई थी उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है, क्या कहना चाहिए? ये जानकारी अभी मुझे नहीं है। आपके द्वारा अभी मुझे बताया गया कि माननीय महापौर जी बोल रहे हैं कि असंवैधानिक है, पर इस तरीके का कोई भी मेरे पास अभी पत्र नहीं पहुंचा है। फिर भी ये बैठक बुलाने का क्या नियम है और किस तरह से ये आहूत की? धारा 30 की बैठक बुलाने का नियम यह है कि 33% पार्षद अगर लिखित में आवेदन करते हैं तो धारा 30 की बैठक बुलाई जा सकती है। 12 तारीख को मुझे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगणों के द्वारा लगभग 35 हस्ताक्षर किए हुए एक पत्र दिया गया। तो उस पत्र को जब मुझे प्राप्त हुआ तो फिर मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और कमिश्नर साहब से बताया कि ऐसा पत्र आया है जिसकी बैठक रखनी है 18-19 तारीख को। तो उनका ये कहना था कि उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन रहेगा 17 को, तो उसमें व्यवस्था रहेगी। मैं माननीय महापौर जी से बात कर लेता हूँ और महापौर जी से बात करके आपको बताता हूँ। आधे घंटे बाद उनका वापस फ़ोन आया कि उनकी महापौर जी से बात हो गई है। महापौर जी ने सहमति दी है 21 तारीख के लिए कि धारा 30 की बैठक रख ली जाए। तो माननीय कमिश्नर साहब से हुए दूरभाष पे बातचीत एवं उस समय अपर आयुक्त महोदय एवं विधि अधिकारी मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने फ़ोन पे बात हुई और माननीय आयुक्त महोदय ने मुझे ये भी कहा कि माननीय महापौर जी उसमें अपने 2-3 विषय जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला जोड़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब 13 तारीख को हमने 21 तारीख की बैठक आयोजित करी तो उसके बाद माननीय अपर आयुक्त ने मुझे ये बोला कि माननीय कमिश्नर साहब उसमें कुछ 2-3 विषय जुड़वाना चाहते हैं शहर हित के। तो मैंने बोला नगर हित के लिए माननीय महापौर जी विषय जुड़वाएं या माननीय कमिश्नर महोदय जो जुड़वाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा संज्ञान में था माननीय आयुक्त महोदय के, माननीय महापौर जी के। अब वो शहर हित के लिए क्यों बैठक से अलग हो रहे, दूर हो रहे, वो समझ में नहीं आ रहा। जो सामान्य विषय हैं हमारे, आप देख रहे हैं पर्व चल रहा है, सभी गौरी घाट जाते हैं पितरों के लिए, तर्पण के लिए, हिंदू समाज के सभी लोग जाते हैं। घाटों की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी जो बाढ़ आई थी पूरे घाट खराब हो रखे, चाहे तिलवारा के हो या गौरी घाट के हो। सामने हमारा दशहरा है, नवरात्रि माँ के पावन पर्व पे सभी हिंदुओं की आस्था रहती है। और आज की स्थिति में आप देखिए पूरी रोड ख़राब है, कहीं भी एक मतलब हर हिस्से की रोड मतलब पहले पिछले साल तक तो ये था कि भाई बारिश के बाद तुरंत रिपेयर का काम चालू हो जाता रहा। वहीं आयुष्मान घोटाले से संबंधित प्रश्न में विधायक अशोक रोहाणी व डॉक्टर जामदार ने कहा कि जहां भी ऐसे कोई मामले सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा रहा। सवाल इस बात का नहीं कि कितने का घोटाला है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपने देखा होगा कि घोटाले या कोई भी अगर गलती कर रहा है तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उजागर होता है। किसी को अगर सरकार का संरक्षण होता, प्रशासन का संरक्षण होता तो ये आखिर घोटाले कैसे सामने निकलते और डॉक्टर दंपति सीकेचों के अंदर कैसे होता। तो स्पष्ट मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कैसे भी हो, छोटा हो बड़ा हो। अपराध और प्रशासनिक जो जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अगर किसी ने भी कोई गलत किया है, चाहे कोई भी हो, घोटाला छोटा है या बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं देती है जो इस तरीके की जनता के पैसे का दुरुपयोग करके जनता के साथ गलत करे। इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये घोटाले जो उजागर हो रहे हैं
अब ये बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो देखने में आ रही है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए था इस योजना के खिलाफ जनप्रतिनिधियों को एक्शन लेने की बात जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर ही ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने अभी 8 लोगों का जो हॉस्पिटल में कांड हुआ उसमें अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो वो जनप्रतिनिधियों के प्रयास से हुई। अभी जो आयुष्मान या जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो जनप्रतिनिधियों के ही कारण हो रही। किसी ने भी किसी को संरक्षण नहीं दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे मौक़ों पर किसी को कोई संरक्षण देने का सवाल ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा घोटाला सामने आया है आयुष्मान योजना का, जिसमें शासन को तो नुकसान पहुंचाया, जनता की भावनाओं के साथ उनकी राशि के साथ भी गड़बड़ी की गई है। क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी क्षति जो हुई है वो तो पूरे चिकित्सक समुदाय के, पूरे चिकित्सक समाज की जो प्रतिष्ठा को क्षति हुई है वो मुझे लगता है कि सबसे अधिक है, और वो धन के मापदंड से नहीं मापी जा सकती। जो चिकित्सक हैं उनसे एक विशेष प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। अपने जो भी अपना व्यवहार है, जो भी अपना प्रोफेशन है, उसके अंदर शुचिता होना चाहिए। अब यहाँ तो निश्चित रूप से और स्पष्ट सामने निकल करके आ गया कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रकरण में सारे कायदे कानूनों को खूंटी पर टांग करके और केवल अर्थ को, धन को महत्व देते हुए और हर प्रकार से धन का शोषण किया गया। और मेरा मानना यह है, क्योंकि हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि इनको हमारी जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है उसकी प्राइमरी जो सदस्यता होती है उस सदस्यता से इनको बर्खास्त किया जाए। अभी उसकी बैठक होना है, उसमें वो पुष्टि हो जाएगी और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। परंतु वास्तविकता इसमें यह है कि ये जो पूरा प्रकरण है और जो बड़े व्यापक प्रमाण में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहीं भी इस प्रकार के मैटर्स, मामले पकड़ में आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। ये बड़े प्रभावशाली तरीके से हमने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया है। तो मेरा मानना तो स्पष्ट रूप से ये है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाना चाहिए। इसकी मांग करेंगे कि शहर में जो जितने भी आयुष्मान हॉस्पिटल जो इलाज करते हैं, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? सबके होना चाहिए। हमारे अस्पताल में होते हैं बहुत बड़ी संख्या में आयुष्मान की। देखिए, आयुष्मान के अंतर्गत कुछ बिल्कुल स्पष्ट नियम हैं, उन नियमों की पूरी जानकारी होना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि आयुष्मान की पात्रता किसकी है। अब आदमी स्कॉर्पियो में से उतरता है या बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतरता है और उसके बाद आयुष्मान कार्ड निकाल करके देता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस योजना को लॉन्च किया है, तो वो 5 स्टार वाले लोगों के लिए तो किया नहीं है।